मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बजट उनकी नजर में किन किन मुद्दों पर बड़ा है, खरा उतरता है और गेम चेंजर साबित होगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त पूर्व ओलंपियन, खेल मंत्री और साथ ही साथ सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राज्यवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले खेलो इंडिया के सफल आयोजन पर आपको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। आपने एक गेम चेंजिंग प्लान दिया है। हम सबसे पहले बजट पर बात कर लेते हैं और बजट पर मेरा सवाल है कि इस सरकार में ऐसी कौन सी 3 योजनाएं हैं जो आपके हिसाब से गेम चेंजर साबित होंगी? देखिए, सबसे बड़ा फोकस जो अभी आया है वो है गांव पर, गरीब पर, किसान पर और देश के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने पर। गांव के ऊपर अगर आप इस बजट पे देखें तो 14.5 लाख करोड़ का खर्च है। और अभी तक बात होती थी गरीबी हटाने की। ये जो स्वास्थ्य योजना आई है, ये बीमारी हटाने के साथ साथ गरीबी हटाने की योजना है। एक सामाजिक न्याय की योजना है कि हर व्यक्ति को इलाज की जो सहूलियत होती थी वो नहीं मिल पाती थी उसके गरीबपन से। और अब देश के 40% आबादी, 50 करोड़ लोग अब अस्पताल जा पाएंगे और प्रति वर्ष 5 लाख तक का उनके ऊपर खर्चा सरकार देगी। ये है सामाजिक न्याय जो अभी तक बात होती थी। ये है गरीबी हटाने की बात जो अभी तक सिर्फ बात ही होती थी, अब एक्शन में हो रहा है। और गांव को मजबूत कर रहा है किसान अभी तक जो बड़ी इंटरेस्ट के ऊपर जो उनको लोन देते थे, आज वहां से हटकर एक बड़ा लोन उनके लिए जो पैसा है वो उनको अवेलेबल है। तो किसानों को मजबूत करा गया। जो उनकी उपज है आज सरकार उसको 1.5 गुना कीमत पर लेने को तैयार है। मंडियां जो अपने आप लगती थी, मेरे खुद के जयपुर ग्रामीण के अंदर अपने आप जो स्वतः जहां मंडी शुरू हो जाती थी, यानी वो मार्केट की जगह है। अब उसको हम और मजबूत क्यों ना करें? अब सरकार उसको मजबूत करने को लगी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। 3 प्रमुख योजनाएं बताई, गांव, गरीब, किसान, और गरीबों के लिए गेम चेंजर बजट होगा, ये आपका और सरकार का मानना है। लेकिन मैं अगर इस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया की बात करूं, क्योंकि विपक्ष की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण होती है। राहुल गांधी ने कल तंज कसा था बस 1 साल और, आज उन्होंने फिर ट्वीट किया है अभी अभी बस 1 साल और इस बजट को सेंसेक्स ने रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि आज सेंसेक्स थोड़ा गिरा। तो आप इसको कैसे लेते हैं, इस आलोचना को कैसे लेते हैं राहुल गांधी की, या ये तंज है? देखिए, सेंसेक्स की जहां तक बात है, सेंसेक्स तो हमेशा उतार चढ़ाव उसका चलता रहता है। और ये सरकार की काबिलियत है कि जिस तरह की आर्थिक स्कीम्स और आर्थिक योजनाएं लेकर आए, जिस तरह से मजबूती लेकर आए गवर्नेंस के अंदर, आज सेंसेक्स आसमान पर चढ़ा हुआ है। अब यही समय है कि जो सट्टा मार्केट से, जो स्टॉक मार्केट से जो वहां पर आमदनी होती है उसके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। एक बड़ी छोटा अमाउंट का उस पर टैक्स लगाया हुआ है। अब ये गिरावट और चढ़ाव तो हमेशा चलते रहेंगे, लेकिन अभी मजबूत स्थिति है। अभी ये योजना, ये नई स्कीम लाई जा सकती थी। जहां तक बात रही 1 साल की, 6 महीने की, देखिए ये तो जनता तय करेगी कि कौन कितने इच्छा शक्ति के साथ इस देश के लिए काम कर रहा है। किस प्रधानमंत्री ने, किस सरकार ने ऐसी दिशा ली है जो हर भारतीय को लगता है कि हाँ, दिशा सही है। भले ही उसमें जो पूरा बदलाव हम लाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें भले ही समय लगेगा। अभी तक जो बजट बनता था हर साल 1 साल का बनता था। क्यों? क्या भारत अगले साल नहीं जिएगा? क्या भारत 1 दशक नहीं जिएगा? हमें योजना, सरकार ऐसी होनी चाहिए जो योजना बनाए तो ऐसी योजना बनाए जो लंबे समय के लिए कमिटेड योजना बनाए। इसीलिए हमारी जो योजनाएं हैं सारी लंबी कमिटेड योजनाएं हैं जिसमें बदलाव हम दिखा के रहेंगे और अभी तक दिखा रहे हैं। राज्यवर्धन जी, अगर हम बात करें बजट की तो और अंदर जाते हुए किसानों को ये बिलीव कराना, आप खुद जयपुर ग्रामीण से आते हैं, मैं जानता हूं कि वहां पे किसानों की कितनी बड़ी तादाद है, छोटे, मध्यम और बड़े किसान भी वहां पर हैं, लेकिन किसान को साथ इतना छल हुआ है कि वो कन्विंस नहीं हो पा रहा है कि उसको एमएसपी का 1.5 गुना मिलेगा। ये मैं आपको आज ग्राउंड की हकीकत बता रहा हूं, आप उसे कैसे कन्विंस करेंगे?
सरकार के एक्शन से ही किसान कन्विंस हो सकते हैं। अभी वो दबे हुए हैं जो उन्होंने लोन साहूकारों से लिया था, और इसी कारण से इस बार बड़ी मात्रा के अंदर जो खर्चा हो रहा है उसको दुगना कर दिया। 75% एक्सपेंडिचर एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा कर रहे हैं हम कंपेयर टू यूपीए सरकार। ये अब एक्शन जैसे जैसे ये एक्शन में तब्दील होगा वैसे ही विश्वास बढ़ेगा किसानों का, और ये किसान भी जानते हैं कि किस तरह से मार्केटिंग बहुत जरूरी होती है उनके प्रोडक्ट के लिए, किस तरह से उनके प्रोडक्ट का खरीदार बहुत जरूरी होता है, और किस तरह से ये जो प्याज के और इनके जो दाम बढ़ते थे उसमें स्टेबिलिटी कैसे लाई जा सकती है। इन तीनों चीजों पे काम कर रही है सरकार। ये जो रेवोल्यूशन ला रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये उसी का एक कदम है उसमें। बड़ी बात हुई है इस पर ऑल्टरनेटिव फ्यूल को लेकर कि वैकल्पिक ईंधन को तैयार किया जाए, वैकल्पिक ईंधन को खड़ा किया जाए। वैकल्पिक ईंधन से मतलब है कि हमारी पेट्रोल और डीजल पर डिपेंडेंसी कम हो और हमारा फॉरेन रिजर्व बच सके। और ऐसी कई चीजें हैं, जैसे पराली की बात करी, पराली के जलाने से दिल्ली की हवा कैसी हो गई आप खुद जानते हैं। आप ओलंपियन रहे हैं, आपको खुद महसूस होता होगा कि दिल्ली की हवा कैसी हो चुकी है नेग्लिजेंस के कारण और कई सालों के अत्याचार के कारण। मैं ये शब्द कहूंगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन जैसे पराली की बात की गई है, जैसे इथेनॉल की बात की गई है, जैसे ऑल्टरनेटिव फ्यूल की बात की गई है, जैसे सोलर एनर्जी की बात की गई है, आपको ये लगता है कि भारत का कल यही होगा, विश्व का कल यही होगा? बिल्कुल। अभी डावोस में जो प्रधानमंत्री जी ने जाकर उसके डावोस की शुरुआत में जो भाषण दिया, अपने आप में ऐतिहासिक भाषण है, और भारत को ये प्रधानमंत्री के जरिए ये एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर सबसे पहला भाषण हमारे प्रधानमंत्री जी का हो। अब चूंकि ये कदम भारत इस तरह से उठा रहा है पूरे विश्व के अंदर कि आज विश्व को मार्गदर्शन कर रहा है, उसके अंदर क्लाइमेट चेंज बहुत जरूरी है। अब उसी के अंदर जिस तरह से घरों के अंदर महिलाएं चूल्हा जलाती थी लकड़ी बटोर कर, आज आप देखिए कि हमने टारगेट रखा कि ये जो सब्सिडी देनी है, ये सब्सिडी कहां जानी चाहिए, ये इन घरों में जानी चाहिए। उसी तरह से ये जो दिल्ली के आसपास जो खेतों के अंदर जो घास उसको जलाया जाता है वहां पर, उसको किस तरह से बदला जाए। और ये अगेन एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, एक विजनरी प्लानिंग है कि दिल्ली को अगर यहां पर प्रदूषण से मुक्त करना है तो हमें इन किसानों को एक सही रास्ता देना पड़ेगा, एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म देना पड़ेगा। बिल्कुल, ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म की इस बजट में बात की गई है। बजट के लिए मैं आगे बढ़ूं तो लोग ये कह के क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं मिडिल क्लास से आता हूं, चाहे अपर मिडिल क्लास से आता हूं, लेकिन जो नौकरी पेशा सेक्शन है और जो मिडिल क्लास सेक्शन है, जो बीजेपी का कोर वोटर था, लोग कह रहे हैं कि उसको इग्नोर किया गया। बजट से जो है ट्रेडिंग कम्युनिटी नाराज हुई, जीएसटी से ट्रेडिंग कम्युनिटी नाराज हुई, अब नौकरी पेशा नाराज हुए हैं, सरकार की सख्ती भी है, ऊपर से जो टोटल डिडक्शन है उसमें बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं हो रहा है। तो इस क्रिटिसिज्म को आप कैसे लेंगे कि मिडिल क्लास को इग्नोर किया गया है इस बजट में, सिर्फ गांवों की तरफ देखा गया है? 24 मेडिकल कॉलेजेस नए खोले जाएंगे, 18 आईआईटीज नए खोले जाएंगे, करीब 5,35,000 करोड़ खर्च होंगे सड़कों के ऊपर। इन कॉलेजेस को कौन इस्तेमाल करेगा? इन सड़कों के ऊपर गाड़ियां किनकी दौड़ेगी? ये जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा तो उसका लाभ किसको होगा? अगर हम किसानों को मदद दे रहे हैं, किसानों के हाथ में आमद नहीं आएगी, पैसा आएगा, तो वो पैसा कहां खर्च करेंगे? ये सारा का सारा इसके अंदर मिडिल क्लास अपने आप शामिल हो जाती है। ये पूरा जो ढांचे का जो लाभ है, ये जो अर्थव्यवस्था मजबूत बन रही है, ये जो पूरा देश का एक उत्थान हो रहा है, इन सब का फायदा सर्विस सेक्टर के अंदर होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के होगा। ये सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर कौन है? मिडिल क्लास है। मुद्रा लोन अब 3 लाख करोड़ इस साल दिया जाएगा, उसका लाभ कहां पर होगा? एमएसएमई सेक्टर के अंदर जो सब्सिडी, जो लिबर्टी दी गई है, अब उसका एमएसएमई सेक्टर क्या है? यहां पर ये सारा मध्यम वर्ग है जो काम करता है। सीधा का सीधा जो टैक्स डिडक्शन दिया गया है इस बार, वो मध्यम वर्ग को दिया गया है। ये गुमराह करने की जो बातें हैं, ये देश को नुकसान पहुंचाती है। अब
अगर हम सरकार की बात करें तो विपक्ष जिस बात को सबसे बड़ा मुद्दा बनाता है, और मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात पर जवाब दे कि रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है। आपने जो नौकरियों के वादे किए थे वो नौकरी नहीं मिल पा रही है। इस बात को लेकर कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ लोग नॉन सीरियस टिप्पणी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसी बात करते हैं जिसको सुनकर ऐसा लगता है कि क्या उनका ये लॉजिक सही है। मुझे ये बताइए कि क्या ये लॉजिक सही है कि रोजगार का सृजन नहीं हुआ है इस सरकार में 4 साल के दौरान? इतनी अभी जो मैंने प्रश्न का उत्तर दिया इससे पहले काफी कुछ, वो इस प्रश्न का भी यही उत्तर है। इतनी बड़ी मात्रा के अंदर मुद्रा लोन जो दिया गया उससे अभी तक 10 करोड़ लोगों को लाभ मिला है। अभी इस साल फिर 3 लाख करोड़ और दिया जाएगा। वो सारा का सारा कहीं ना कहीं रोजगार, भले ही एंटरप्रेन्योरशिप हो, खुद का काम हो, वहां काम बढ़ रहा है। अब जो सड़कें बन रही है, जो 5 लाख करोड़ रुपए के अंदर जो सड़कें बनेगी, करीब 35,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे इस साल बनाया जाएगा। उससे क्या रोजगार नहीं शुरू होगा? अलग अलग लेवल पर रोजगार शुरू होगा। ये जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा जो तैयार हो रहा है, उससे ऑटोमेटिक चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, उसका इन्वेस्टमेंट आना शुरू होता है, और इन्वेस्टमेंट आने का मतलब होता है रोजगार शुरू होता है। सो ये गलत है। और ये जैसे मैंने पहले कहा कि एक तरह से देश को कहीं ना कहीं नीचे, किसी भी कारण से नीचे लाया जाए, चाहे वो राजनीतिक कारण हो, ये बहुत ही पुरानी सोच है, घटिया सोच है। आप राज्यवर्धन जी, मैं अगर बात करूं रोजगार सृजन की, तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह की इरा आ गई है, जिस तरह का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, जिस तरह का ग्लोबलाइजेशन हुआ है, हम खुद वसुधैव कुटुंबकम की बात हमारे शास्त्र करा करते थे, उसको देखते हुए रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के नजरिए को बदलने की जरूरत है। अब नौकरी का मतलब सरकारी या प्राइवेट नौकरी नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होना चाहिए। बहुत सही कहा आपने, और बहुत ये जरूरी है कि आज एक एटीट्यूड, एक मानसिकता बदले। नौकरी मतलब आर्थिक रूप से हर परिवार मजबूत होना चाहिए। आज सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है? ऐसी कोशिश में है कि मनी का सर्कुलेशन लगातार होता रहे, किसानों के हाथ में भी पैसा जाए, जो गरीब वर्ग है उनके पास कैसे न किसी तरह पैसा जाए, और उनके काम से कोई ना कोई एसेट बने। इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है आज दुनिया के अंदर। दुनिया की जो देशों की सरकार है उसके कंपैरिजन में भारत की सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसीलिए कर रही है कि पैसे का सर्कुलेशन बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से रोजगार मिले, पैसा सर्कुलेट होगा, अपने आप हर व्यक्ति मजबूत होगा। वही रोजगार है, चाहे वो सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप हो या सरकार की नौकरी हो। राज्यवर्धन जी, अब मैं आपके मंत्रालय पर आऊंगा, खेल मंत्रालय पर, क्योंकि खेलो इंडिया ने अपने आप में एक माइलस्टोन स्थापित किया है। खुद प्रधानमंत्री ने इसकी तारीफ की है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इतने ही कम वक्त में खेल मंत्रालय के अंदर आपने खेलो इंडिया को लॉन्च भी कर दिया, उसको शुरू भी कर दिया, ऑर्गेनाइज भी कर दिया, उद्घाटन भी कर दिया। प्रधानमंत्री ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा अपने भाषण में की, और वाकई में खेलो इंडिया एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये थॉट कैसे आया और कैसे आपने इसको एग्जीक्यूट किया? क्योंकि लोग कहते हैं कि सरकार में काम करना होता है, मैंने खुद में किया है, तो सरक सरक के काम करती है वो। देखिए, अगर आप नोटिस करें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो कितनी बार मन की बात में प्रधानमंत्री जी सिर्फ युवाओं की बात करते हैं, उनके वैल्यू, उनके जीवन में वैल्यू एडिशन की बात करते हैं। कई बार खेलों की भी बात उन्होंने करी है। जो खेलेगा वही खिलेगा। खिलेगा का मतलब है कि व्यक्तित्व और मजबूत होगा। तो ये जीवन में उतार चढ़ाव तो बहुत लंबे समय के बाद में आते हैं। खेल के मैदान में तो हर आधे घंटे में उतार चढ़ाव आ जाता है। अब उस उतार चढ़ाव में हमारा व्यक्तित्व कैसा मजबूत बने ताकि हम उस उतार चढ़ाव से और आगे बढ़ जाएं, एक बेहतर व्यक्ति बने, ये खेलों से सीखते हैं। तो खेलो इंडिया का सबसे पहला जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम सब खेल खेलें और खेल से जीवन की शिक्षा प्राप्त करें। जो खेल का मैदान है वो जीवन की पाठशाला है, सिर्फ खेल का मैदान ही नहीं है। सो ये एक चीज सीखना बहुत जरूरी है। और खेल के लिए क्या चाहिए कि हर व्यक्ति उसके अंदर शामिल हो जाए। उसमें स्कूल है, कॉलेज है, अपने माता पिता हैं, मोहल्ले वाले हैं, और वही सब शामिल होंगे तो अपना आप एक बढ़िया वातावरण बनेगा। तो प्रधानमंत्री जी का विजन था, उन्हीं का मंत्र था, और उनके मंत्र को लेकर आज हमने शुरुआत करी है।
और अगर इस तरह जो शुरुआत हुई है और ये जरूर मजबूती से आगे बढ़ेगा, मेरा आपसे, आपकी चैनल से यही निवेदन है कि आप थोड़ा बहुत खेलो इंडिया का जो अभी स्कूल गेम्स चल रहा है उसके बारे में लोगों को जरूर बतलाते रहें। बिल्कुल, हमने बतलाया है, उसका लाइव भी क्या है, आगे भी बतलाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो आपने लाइन दी है वो मुझे बड़ी गजब की लगती है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। और वाकई कभी कभी राज्यवर्धन जी आपकी फिटनेस को देखकर मुझे कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ कपड़ों ने छुपा रखा है अभी। थैंक यू वेरी मच राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, आपने हमसे बात की, पूरे अपने बजट के बारे में आपकी क्या थॉट है, खेलो इंडिया के बारे में क्या थॉट है, हमसे शेयर की है। इसके लिए इंडिया न्यूज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। तो ये थे राज्यवर्धन राठौर हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि गांव, गरीब, किसान, उन तमाम लोगों के लिए गेम चेंजर साबित होगा ये बजट। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मेरे साथ 9 बजे देखिए नितिन गडकरी और 9:30 बजे देखिए देश का सबसे बड़ा इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू, क्योंकि उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे जो 5 लाख का बीमा है वो आपको मिलने जा रहा है। सिर्फ बीपीएल को नहीं, एपीएल परिवारों को भी मिलने जा रहा है। किन कौन कौन से परिवार इसकी श्रेणी में आएंगे और कैसे कैसे लाभ आप उसका ले सकते हैं, ये बताएंगे खुद हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी।